वेलकम टू पवित्रा एकेडमी। और आज जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा सितंबर 2014 पेपर 2 एंड इट वाज हेल्ड ऑन 21 सितंबर 2014। तो चलिए जल्दी से चलते हैं इस पेपर के ऊपर। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग डिमांड्स टीचर टू। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक टीचर से फ्रॉम ए डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। यस, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। जी नहीं, हमें कठोर अनुशासन नहीं बनाना है। ओके, ये गलत हो जाएगा। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ये बात सही जा रही है। अडेप्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल फैक्टर्स, कि भाई जो जो कारक होते हैं डेवलपमेंट के उनके अनुसार ही अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को अडेप्ट करके चले। ठीक है, ये बात सही जा रही है। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। देखिए भाई, जब विभिन्न बच्चे हैं तो हम समान व्यवहार नहीं कर सकते, व्यवहार भी विभिन्न ही होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र या ओनली दैट कॉग्निटिव डोमेन आ गया है, तो ओनली नहीं होगा क्योंकि हमें तीनों ही डोमेन्स को लेके चलना है। कौन से? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो यहां पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मीन टू से ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर आंसर। यही होगा हमारा सही जवाब। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, यस, कब तक नहीं सीख सकते? उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। बात तो सही लग रही है भाई। उन्हें यह न पता हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। देखिए, ये चीज परीक्षण के डर से पढ़ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखें, वे सीखने के लिए तैयार न हो। ये बात बिल्कुल सही जा रही है भाई, कि भाई अगर आप सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैं कैसे सिखा सकता हूं आपको? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द स्टूडेंट रेडी टू लर्न। और जैसा कि E.L. थॉर्नडाइक ने भी बताया है लॉज में, द वेरी फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस और यू कैन से तत्परता का नियम, है ना। तो यही कहता है भाई बच्चे को प्रिपेयर करो लर्निंग के लिए। ओके, ये ज्यादा सही है पहले से भी। दे आर आस्क्ड अबाउट देयर लर्निंग इन स्कूल्स बाय देयर पेरेंट्स। नहीं, हम पेरेंट्स का दबाव बनाकर नहीं करेंगे डेली बेसिस पे। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, that first of all we have to make them ready to learn. Okay, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? देखिए, अब बात आती है सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम मतलब समाज से सीखना, और समाज से सीखने का मतलब क्या है कि बाहर किसी से सीखना। बाहर का मतलब क्या है कि अपने इन्वायरमेंट से सीखना। इन्वायरमेंट और यू कैन से वातावरण से सीखना। ठीक है। और अगर अब बात करें हम वातावरण की, तो जो नर्चर होता है, देखिए जो नेचर है वो हमारा क्या होता है? हेरिडिटी। और वही जो नर्चर होता है वो हमारा होता है इन्वायरमेंट। तो यही होगा हमारा आंसर सही, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पोषण। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, साइको सोशल थ्योरी एम्फेसाइजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? यस, साइको सोशल थ्योरी, द वेरी फर्स्ट थिंग वाज गिवन बाय एरिक एरिक्सन। ठीक है, और इस थ्योरी में एरिक एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस दी हैं? 8 स्टेजेस। ठीक है, और अब जो ये हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर उन्हीं 8 स्टेजेस में से एक स्टेज मेंशन की गई है, आपको वो पहचाननी है। और ये पहचानने के लिए मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूं जहां पर आपको ये सारी स्टेजेस दिख जाएंगी। तो चलिए चलते हैं एक बार स्लाइड पे। यस, these are the very 8 stages given by एरिक एरिक्सन।
और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो द वेरी फर्स्ट वन इज ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट. After that, we have autonomy versus doubt or shame. You can say initiative versus guilt, industry versus inferiority. Fifth one is identity versus role confusion. Sixth one is intimacy versus isolation. Seventh is generativity versus stagnation. And the last one is integrity versus despair. और यदि आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखा हो तो ये वाली मीन टू से फोर्थ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी वाज गिवन देयर. ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं और हमारा आंसर भी यही होगा. तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे. यस, हियर इट इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज, और यही होगा हमारा आंसर बिकॉज इट वाज गिवन इन साइको सोशल थ्योरी. उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर. ठीक है, या इसको हम उद्यम बनाम हीनता भी कहते हैं. ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5. द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रेलिवेंट नॉलेज एंड स्किल्स इज एट्रीब्यूटेड टू. यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है. देखिए, द वेरी वर्ड इज कल्चरली, और यू कैन से कल्चर या सांस्कृतिक. और अगर आप ध्यान से देखें तो इन चारों में से जो थ्योरी है रिलेटेड टू कल्चर वाज गिवन बाय लेव वाइगोत्स्की एंड हिज थ्योरी इज सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट. ठीक है जी, या हम कहेंगे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया किसने? लेव वाइगोत्स्की ने. और यहां पर बात आ रही है कल्चर की, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही, लेव वाइगोत्स्की. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. एज ए टीचर यू फर्मली बिलीव इन सेइंग नो टू द रैगिंग एंड बुलिंग एंड पुट अप पोस्टर्स एंड सम कमिटीज इन स्कूल्स. द यंग एडolescents who join you with strong beliefs are at which of the following stages. आप एक शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं. ठीक है जी, तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और समिति बनवाते हैं. आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे. अब देखिए, ये जो क्वेश्चन बना है ये बना है थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट. और जहां तक अगर हम बात करें कोलबर्ग की, तो कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में 3 लेवल्स दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ लेवल तक है, अदरवाइज उन्होंने 6 स्टेजेस भी दी हैं. द फर्स्ट वन इज प्री कन्वेंशनल या पूर्व पारंपरिक. सेकेंड वन इज कन्वेंशनल, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज फर्स्ट लेवल एंड दिस वन इज द थर्ड लेवल, और यू कैन से पोस्ट कन्वेंशनल. ठीक है, these 3 levels were given by Kohlberg in his theory of moral development. ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इन लेवल्स की, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल की, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई आप अगेंस्ट है बुलिंग के या धमकाने के, रैगिंग के खिलाफ है, तो उसमें कुछ बच्चे भी आपके साथ जुड़ते हैं. ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति एक सिस्टम जो ऑलरेडी बना हुआ सिस्टम है उसके अगेंस्ट जाता है, तो वो जो एक सिंबल होता है, वो जो एक मोरलिटी आ जाती है, वो होती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की, मीन टू से हाईएस्ट लेवल की. और यही होगा हमारा आंसर, क्योंकि बच्चे एक जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं कि भाई कॉलेजेस में रैगिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, पोस्टर्स लगा रहे हैं, कमिटीज बना रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, और अगर आपको कोलबर्ग के बारे में बिल्कुल डीपली पढ़ना है तो आप हमारे YouTube चैनल या वेबसाइट पे जाके वहां से वीडियो देख के समझ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है. देखिए, ये बताने से पहले मैं साफ साफ बता दूं आपको कि जब भी आप शब्द पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तभी आपके माइंड में आना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. ठीक है, बिकॉज विदाउट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वी कांट प्रोग्रेस. हम प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते, हम प्रगति कर ही नहीं सकते जब तक बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होगी.
द वेरी फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज, जो भी हमारा ऑप्शन सही होगा उसमें बच्चा ही सेंटर में रहेगा, सारा सिस्टम बच्चे के चारों तरफ घूमता होगा, वही होगा सही प्रोग्रेसिव एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और यू कैन से चाइल्ड सेंटर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए जल्दी से ऑप्शंस को देख लेते हैं। टीचर्स आर द ओरिजिनेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी, बिल्कुल गलत बात है। सेंटर में कौन आ गया है? टीचर, तो गलत हो जाएगा। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, ये बात सही जा रही है। कहीं ना कहीं जीन पियाजे की बात कर रहे हैं, दैट नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड कोलैबोरेशन, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग प्रोसीड्स इन ए स्ट्रेट वे विद फैक्चुअल गैदरिंग एंड स्किल मास्टरी, नहीं, गैदरिंग की बात नहीं है भाई कि हम फैक्ट्स इकट्ठे करते चले जाएं और हमारी लर्निंग हो जाएगी, क्या नहीं होती है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है, ये भी गलत है। परीक्षा के ऊपर हम एम्फेसिस नहीं देंगे। एग्जामिनेशन इज नॉन रेफरेंस एंड एक्सटर्नल, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फ्रॉम प्रोग्रेसिव एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। यस, होवर्ड गार्डनर से भाई फिर से क्वेश्चन आ गया है, हर बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो भाई थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस या बहुबुद्धि सिद्धांत, which one of the following intelligences is required for an air force pilot? ठीक है जी, एयरफोर्स पायलट के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? इंटरपर्सनल, मतलब औरों को समझने की बुद्धि, उसकी तो आवश्यकता नहीं है उसको। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब बोलने से संबंधित बुद्धि, भाषा से संबंधित बुद्धि, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक का मतलब क्या? गतिक, गति से, मतलब काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होनी जरूरी है, गतिक बुद्धि होनी आवश्यक है। और इंट्रापर्सनल भी होनी भाई इतनी आवश्यक नहीं है, इंट्रापर्सनल होती है स्वयं को जानना, अंतरावैयक्तिक, यह भी नहीं होगा हमारा आंसर। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस या गतिक बुद्धि। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, द फैक्टर जी इन स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। यस, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। जो जी कारक है वो किसके लिए बना है भाई? वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज जनरल इंटेलिजेंस। ओके, तो यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन 3। एक्चुअली जो स्पीयरमैन है उन्होंने 2 फैक्टर बताए, द वेरी फर्स्ट वन इज जी फैक्टर और यू कैन से जनरल इंटेलिजेंस, एंड द सेकेंड वन इज एस फैक्टर और यू कैन से स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या विशिष्ट बुद्धि। ओके, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर सामान्य बुद्धि, क्योंकि जी कारक के बारे में पूछा गया है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स इज एन एविडेंस दैट इन्फेंट्स हैव बिगन टू मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शंस। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करता है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। देखिए, अब मैं कहूंगा ये अगेन क्वेश्चन जो बना है ये बना है जीन पियाजे से, और जीन पियाजे ने कहा है कि जो उसकी 4 स्टेजेस हैं उनमें से जो वेरी फर्स्ट स्टेज है, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गामक, संवेदी प्रेरक, इंद्रिय जनित, कई नाम है उसके, जो पहली स्टेज है उसमें बच्चे के अंदर एक खास चीज डेवलप हो जाती है। टिल द एंड ऑफ दैट स्टेज हर बच्चे के अंदर ये चीज उत्पन्न हो जाती है, और वो चीज क्या है? वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन पहले समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है। देखिए, एक टाइम ऐसा होता है कि जब बच्चे के सामने आप कोई खिलौना दिखाते हैं, ठीक है, सपोज आपने कोई खिलौना दिखाया ऐसे करके, ठीक है, और जैसे ही आप उसको ऐसे छुपा लेंगे तो बच्चे को लगेगा कि भाई वो चीज़ गायब हो गई है। ठीक है, आप फिर से उसको दिखाएंगे, वो फिर से खुश हो जाएगा। या आपने देखा होगा कि हम बच्चे के साथ एक गेम खेलते हैं पीकेबू, ठीक है, हम ऐसे करते हैं और फिर जब अपना चेहरा एकदम से ऐसे हटा लेते हैं, ठीक है, तो बच्चा खुश होता है। हम फिर से करते हैं, फिर से बच्चा भाव शून्य हो जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखना, उसको ऐसे करके ना झांक के देखना, बिल्कुल भाव शून्य होगा। लेकिन जैसे ही आप हटाएंगे वो फिर से खुश हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, वो बार बार खुश क्यों हो रहा है और बार बार भूल क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी यादाश्त ही नहीं बनी होती है। बच्चे को चीजें याद नहीं रहती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, एक टाइम ऐसा आता है वो चीजों को याद रखना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में इमेजेस रचने बसने लग जाती हैं, है ना, कुछ टाइम के लिए रहने लग जाती हैं। तो अब अगर आप कोई खिलौना ऐसे दिखा के और उसको
छुपाएंगे तो बच्चा उसको ढूंढता है। और ये जो टेंडेंसी है इसी को कहा गया क्या, ऑब्जेक्ट परमानेंस। और यही कहा गया है रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स, या छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना। सपोज आपने खिलौना दिखाया और चद्दर के नीचे रख दिया तो बच्चा उसको ढूंढेगा, और ये टेंडेंसी कहलाएगी ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व, कि वस्तुएं स्थायी होती हैं, ऑब्जेक्ट्स परमानेंट होते हैं, वे कभी भी कहीं गायब नहीं होते हैं, है ना, वे कभी भी गायब नहीं होते, वो कहीं ना कहीं होते जरूर हैं। ठीक है, और यही एक टाइम ऐसा होता है कि जब बच्चा माँ को याद करके रोने लग जाता है। और यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द क्राइटेरिया ऑफ जेंडर पैरिटी इन ए सोसाइटी। यस, जेंडर पैरिटी, और यू कैन से लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। हमें कैसे पता चले कि भाई हमारे समाज में लिंग समानता है, ठीक है, मतलब लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा। यस, ऑप्शन देख लेते हैं भाई। कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल टीचर्स इन स्कूल। यस, टीचर्स से हम ये नहीं लगाएंगे भाई अंदाजा, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस अचीव्ड बाय बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 12। ऐसा भी नहीं है भाई, केवल डिस्टिंक्शन से भी हम ये नहीं कह सकते हैं। हमें किससे मतलब है, संख्या से मतलब है। कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु सर्वाइव अप टू क्लास 12। ये बात सही जा रही है, कक्षा 12 में पहुंचने वाले लड़कियों और लड़कियों की संख्या में तुलना, ये बात सही है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। वेदर द गर्ल स्टूडेंट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड द स्कूल, कि भाई स्कूल से बाहर आयोजित कोई प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इससे भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेल्प्स टीचर्स इन। वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है, किस में करता है जी। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि भाई मैं आपसे डिफरेंट हूँ हर चीज में, हर डिग्री में। मैं तो ये कहूंगा भाई ऑल ऑफ अस आर इंडिविजुअल डिफरेंट, ठीक है। और डिफरेंट बच्चों के लिए हमें डिफरेंट तरीके अपनाने पड़ेंगे, डिफरेंट असेसमेंट के तरीके, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के तरीके, डिफरेंट सिलेबस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट उनकी कैपेबिलिटीज होंगी, डिफरेंट उनका पोटेंशियल होगा, और डिफरेंट तरीके से ही उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ऑप्शंस में। जल्दी से देख लेते हैं। पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। ये क्या बात हुई भाई, बड़ा नेगेटिव बोल रहे हैं, ये तो गलत है बिल्कुल। वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में कि भाई तू डिफरेंट है इसलिए तू सफल है, तू डिफरेंट है इसलिए तू फेल हो गया, ये कोई बात होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। देखिए, जब डिफरेंट है तो हम अपनी शैली को एक रूप बना कैसे सकते हैं और क्यों बनाएं, ठीक है, ये भी गलत होगा। एक रूप नहीं बनानी है, हमें विविध बनानी है, डिफरेंट बनानी है। सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, ये बात बिल्कुल सही है। क्या, असेसिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचिंग देम अकॉर्डिंगली, ये बात बिल्कुल सही जा रही है कि हम उनके अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ाएंगे और उनके अकॉर्डिंग उनको असेस भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। देखिए, ये जो क्वेश्चन बना है ये कहां से बना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट से, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन बना है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग आया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है, वो असेसमेंट जो थ्रू आउट द ईयर चलती है। क्योंकि देखिए सीसीई में क्या कहा गया है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, या सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। अब ये जो सतत शब्द है इसका तात्पर्य यही है कि विद्यालय में इवेल्युएशन सतत होना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, फोस्टर्स मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। यस, ये बात बिल्कुल सही जा रही है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो, और पढ़ने के बाद में जब हमारा असेसमेंट होता है तो उससे हमें पता चलता है कि हमने कितना सीख लिया है और कितना और सीखना बाकी है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात होनी चाहिए। ये इज डन फॉर द पर्पज ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के लिए कर रहे हैं क्या हम? बिल्कुल भी नहीं, है ना, बच्चों को रैंक देने के लिए, अलग करने के लिए,
गलत जवाब। एम्फेसाइज द ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेड्स, जी नहीं, ग्रेड्स की भी बात नहीं होगी, गलत हो जाएगा। विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है, फोस्टर मोटिवेशन। ये हमारी अभिप्रेरणा को बढ़ाते हैं, इससे बच्चा और बेटर सीखने के लिए तत्पर होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स, विद्यालय आधारित आकलन। अब पहले समझ लेते हैं व्हाट इज एसबीए। यस, एसबीए है क्या। अब देखिए एक टीचर है, वो पूरे साल बच्चों को पढ़ाता है, हमें पता है कि भाई ऑल चिल्ड्रन आर इंडिविजुअली डिफरेंट। तो जब टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो उसको पता चल जाता है कि भाई दैट दिस पर्टिकुलर चाइल्ड इज बेटर इन दिस फील्ड एंड दिस वन इज इन दिस फील्ड। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमें ज्यादा पता होता है, मतलब जो टीचर रेगुलर बच्चे को पढ़ा रहा है उसको ज्यादा पता है कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में बेटर है। ठीक है, और वो उनका आकलन अच्छे तरीके से कर सकता है इन कंपैरिजन टू एनी एक्सटर्नल टीचर। कि कोई बाहर से टीचर आए एकदम से अवतार ले और कहे जी ये टेस्ट देके दिखाओ कौन इंटेलिजेंट है, मैं डिसाइड करूंगा। इससे बेटर है कि जो क्लास में पढ़ाने वाला टीचर है वो खुद ये दिखाए, वो खुद उनका असेसमेंट करे और जाने कि कौन सा बच्चा कितना बेटर है और कितना वो सीख रहा है और कितना उसे और सीखना अभी बाकी है। तो इसके लिए हमने क्या अपनाया, स्कूल बेस्ड असेसमेंट या विद्यालय आधारित आकलन। अब इससे रिलेटेड जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो देख लेते हैं। फोकस ऑन एग्जाम टेक्निक्स रादर देन आउटकम्स, बिल्कुल गलत बात है भाई। ठीक है, परिणामों की अपेक्षा तकनीकों पर केंद्रित है, बिल्कुल भी तकनीकों पर केंद्रित नहीं है। क्या आकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। इम्प्रूव लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग ए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये बात सही जा रही है। फोर्थ भी देख लेते हैं, एनकरेज टीचिंग टू द टेस्ट एज दे इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, जी नहीं, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग ऐसी कोई बात नहीं इनकरेज टीचिंग को, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल सही है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। देखिए जब टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद में एसेस करेगा, असेसमेंट से पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चे ने कितना सीखा है और कहाँ पर इसको प्रॉब्लम है, और जब जहां पर प्रॉब्लम होगी वहीं पर रिमीडियल टीचिंग करके उसको वो ठीक भी कर पाएगा। तो इसलिए रचनात्मक प्रतिपुष्टि होती है और सीखने में संवर्धन भी होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रदान होता है, किससे, एसबीए से, स्कूल बेस्ड असेसमेंट से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। इजी क्वेश्चन, एक बात समझ लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि भाई नोटबुक में क्या करना है, संयोजित करना है किसको, अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को, मतलब पिक्चर्स को। देखते हैं इंग्लिश में भी, स्टूडेंट्स ने क्लास आर आस्क्ड टू असेंबल वेरियस आर्टिफैक्ट्स ऑफ देयर वर्क इन ए नोटबुक। भाई जो भी उन्होंने काम किया है उसको असेंबल करेंगे नोटबुक में, टू डिमोन्स्ट्रेट व्हाट दे कैन डू फॉर देयर सोसाइटी। ठीक है, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं वो दिखाने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज दिस। अब देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है, पोर्टफोलियो असेसमेंट। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि भाई पोर्टफोलियो असेसमेंट होता क्या है। पोर्टफोलियो असेसमेंट मैं कहूंगा एक तरीके की फाइल है। ठीक है, ये एक तरीके की भाई फाइल है जिसमें बच्चा या बच्चे के बारे में वो सारी चीजें स्टोर की जाती हैं जो बेस्ट होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि भाई पोर्टफोलियो बनवाते हैं, जो मॉडल होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनवाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो उनकी बेस्ट बेस्ट पिक्स हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उसको उसके अंदर वो संकलित करके रखते हैं। तो यही है कि भाई जो भी हमारे पास अच्छा है, जो भी वो कर सकते हैं, उसकी जो विविध शिल्प कृतियां हैं उनको संयोजित करने के लिए कहा गया है कि इसमें नोटबुक में। तो इस प्रकार से संयोजन करने को क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो असेसमेंट या पोर्टफोलियो। ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बाय प्लेसिंग स्टूडेंट्स इन ए लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड स्कूल एनवायरनमेंट द स्कूल, शिक्षार्थियों को सबसे कम, लीस्ट मतलब कम से कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, यस, अगर हम बच्चों पे कम से कम
प्रतिबंध लगाएं, लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट रखें, तो क्या होगा स्कूल में? लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। या शैक्षिक अवसर तो वैसे भी समान ही होते हैं भाई, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं है भाई कि हम अगर लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट करेंगे तो उससे वंचित वर्ग के बच्चों का जीवन सामान्य होगा। देखिए, हमें डिसिप्लिन को सेल्फ डिसिप्लिन में बदलना है, सिंपल सी बात है। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित बच्चों को भागीदार बनाता है, इससे तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं, यह सेल्फ डिसिप्लिन की बात आ रही है अब यहाँ पे, और उन्हें नीचा न दिखाएं। तो यहाँ पर बात आ रही है सेल्फ डिसिप्लिन की, और यही होगा हमारा आंसर, बिल्कुल सही। डिसिप्लिन बच्चों के द्वारा खुद से स्वयं पर होना चाहिए, ना कि टीचर के द्वारा थोपा गया होना चाहिए। ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही। दैट this sensitizes other children not to bully or to put the disadvantaged children down. Okay, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। रिड्यूसिंग द टाइम अलॉटेड टू कंप्लीट एन असाइनमेंट टू मेक इट कोइंसाइड विद टाइम ऑफ अटेंशन एंड इंक्रीजिंग दिस टाइम in a phased manner will be best suited to deal with which of the following disorders। देखिए क्वेश्चन कहां से आया है, लर्निंग डिसऑर्डर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहा गया है। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए, एकाग्रता समय मतलब सबसे पहली बात डिसऑर्डर कहां पे है, एकाग्रता में है, अटेंशन में है ना। तथा एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना। भाई मान लो कि आपने सभी बच्चों को 40 मिनट का टाइम दिया है, तो उसको आप 20 मिनट का टाइम देंगे, उसके टाइम को कम कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस बच्चे की एकाग्रता कम है। ठीक है, और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना और फिर धीरे धीरे उसके टाइम को बढ़ाकर उनके इक्वल ही लेके आना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह किस प्रकार के विकार में प्रयोग होगा, जहां पर अटेंशन की कमी होगी। ठीक है, लिखा है ना अटेंशन। ठीक है, तो भाई जहां पर अटेंशन की कमी होगी वही तो होगा ना, और जहां पर अटेंशन की कमी होती है वो क्या डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर है? जी नहीं। डिस्फेजिया है? जी नहीं। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर है? बिल्कुल भी नहीं। ये है आपका आंसर सही, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशीलता विकार। ठीक है, क्योंकि इस विकार में क्या होता है, बच्चा हाइपर एक्टिव होता है और उसकी अटेंशन बहुत कम होती है, एकाग्रता बहुत कम होती है। कुछ टाइम के लिए वो चुप बैठेगा, आपकी बात समझेगा, और उसके बाद में वो फिर से अपनी हरकतों पर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशीलता विकार। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले टाइम को कम करो और फिर एक प्रोग्राम के तहत उसको धीरे 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 बढ़ाते रहो, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के तहत। ओके, चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following approaches suggest interaction of the child with the people around him and with social institution to deal with the disruptive behavior disorder? ठीक है जी, अगेन फिर से डिसऑर्डर की बात आई भाई, डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ, अशांतकारी व्यवहार मतलब डिसरप्टिव बिहेवियर है ना, अशांत है बच्चा, वैसा व्यवहार है उसका, और उसके अंदर ये विकार है, उसके साथ ही प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है। इसके साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। यह कौन सा उपागम है जो कहेगा कि भाई अगर आप अशांत है, आपके पास कोई बच्चा अशांत है, तो उसको इंटरेक्शन करने का टाइम दिया जाए अपने आसपास के लोगों और समाज के साथ। ठीक है, और ये जो अप्रोच कहलाएगी, ये कहलाएगी इकोलॉजिकल। इकोलॉजी का मतलब ही ये होता है कि भाई अपने पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट करना, एडेप्टेशन करना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रेंजुली इज नोन फॉर हिज डैश डेफिनेशन ऑफ गिफ्टेडनेस। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं रेंजुली के पास, जो कि है हमारी स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं एक बार रेंजुली जी को। यस, ये है हमारा रेंजुलीज 3 रिंग मॉडल ऑफ गिफ्टेडनेस। आप यहीं से समझ गए होंगे कि हमारा आंसर क्या होने वाला है।
थ्री रिंग की बात चल रही है या थ्री सर्कल हम कह सकते हैं। एक बार समझ लेते हैं कि गिफ्टेडनेस का इनकी क्या परिभाषा है। ये है हमारे रेंजुली जी, और इन्होंने क्या कहा कि भाई तीन फैक्टर हैं, थ्री फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिफ्टेडनेस। ठीक है, कि कोई गिफ्टेड है उसका बारे में हम कैसे जानेंगे। थ्री फैक्टर्स हैं, कौन से जी। एबो एवरेज एबिलिटी, औसत से ऊपर क्षमता होगी, मतलब अगर आप गिफ्टेड हैं तो आपकी क्षमता और सबसे जो आपके आसपास हैं, जो औसत एक व्यक्ति होता है उससे आप बेटर होंगे माइंड से। ठीक है, बात नंबर एक। बात नंबर दो, रचनात्मकता। इन्होंने क्रिएटिविटी को भी श्रेय दिया है, किसका, गिफ्टेडनेस का। एंड द थर्ड वन इज टास्क कमिटमेंट या कार्य प्रतिबद्धता, मतलब एक गिफ्टेड बच्चा अपने टास्क को लेके कमिटेड होगा, प्रतिबद्ध होगा। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। इनको थ्री रिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने मॉडल को दिखाया कुछ ऐसे कि भाई तीन चीजें होंगी, एबो एवरेज एबिलिटी होगी, टास्क कमिटमेंट होगा और क्रिएटिविटी होगा। और जो जोन जहां पर ये तीनों जाकर मिलते हैं, ये जोन कहलाएगा क्या, गिफ्टेडनेस। ठीक है, जिसके अंदर इन ये तीनों ही गुण होंगे वही गिफ्टेड कहलाएगा। ओके, और अब इस लिहाज से जैसा कि अभी हमने स्लाइड में देखा, इट इज थ्री सर्कल या त्रिवृत्तीय, और यू कैन से थ्री रिंग मॉडल इसको कहा जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20th। फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या होता है भाई, इट इज सेफ टू कंसिडर एप्टीट्यूड एज ए स्किल। अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है? नहीं भाई, अभिक्षमता एक अलग चीज है, एप्टीट्यूड एक अलग चीज है, और वहीं कौशल एक डिफरेंट चीज है। ये बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। प्रगति के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है भाई आवश्यकता? बिल्कुल आवश्यकता है, गलत जवाब है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, ये बात सही आ रही है। द टीचर शुड अडेप्ट एज द स्टूडेंट्स चेंजेस, कि भाई जैसे जैसे स्टूडेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं हमें भी उसके साथ अडेप्ट करना चाहिए। और ये केवल गिफ्टेड के लिए क्यों, ये तो सभी के लिए होना चाहिए। ये जवाब बिल्कुल सही है। द टीचर शुड इनिशिएट एंड लीड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीचर इनिशिएट नहीं करेगा भाई, इनिशिएट तो बच्चे को ही करना पड़ेगा, पहल तो हमेशा बच्चे को ही करनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, मीन टू से ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर आंसर। ठीक है, यही होगा सही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति उपयुक्त है? यस, और देखिए अभी जैसे कि हमने देखा कि भाई अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को हमने देखा था कि भाई अगर किसी में एडीएचडी है तो हमें क्या करना है, उसको पहले कम समय के लिए कोई टास्क देना है और फिर धीरे धीरे उसको एक प्रोग्राम के तहत, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के तहत हमें उसको धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते रहना है। और यही बेस्ट मेथड होता है डिसऑर्डर से या डिसेबिलिटी से निपटने का। और जो कि हमारा आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 4, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। हमें उनकी स्ट्रक्चर्ड, एक जो पहले से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे और फिर उनके बिहेवियर की हम ऑब्जर्वेशन करते जाएंगे। जब वो काम कर रहे होंगे तब हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और अकॉर्डिंगली हम उनकी सहायता करेंगे। ठीक है, उनको स्कैफोल्डिंग देंगे। तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द बेस्ट वे टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू लीड ए फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ इज बाय। यस, लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए इसमें। अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। यस, कौन सा सबसे सही तरीका भाई? इस तरह के विद्यार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना? नहीं भी, हम क्यों ध्यान केंद्रित करेंगे, आगे भी देख लेते हैं। इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाएं बनाए रखना, ये तो कोई बात नहीं कह रहे हैं। विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके, ये बात सही जा रही है भाई। ठीक है, कि हम उनके अंदर वैरायटी ऑफ स्किल्स को डेवलप करेंगे जो कि वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उनको अप्लाई कर सकें। ठीक है, एनकरेजिंग दीज चिल्ड्रन टू डिफाइन देयर ओन गोल्स, कि भाई अपने ही गोल को डिफाइन करो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। क्यों? क्योंकि टीचिंग ए वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस ए रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। भाई जो उनके अंदर मान लो एक डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसेबिलिटी है,
तो हम उनको और अलग अलग टाइप की एक वैरायटी ऑफ स्किल्स को हम उनकी डेवलप करेंगे, जिसको वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकें। तो यही होगा हमारा आंसर सही, ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की, यस, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले ए क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भैया, तो ठीक है, क्योंकि कल्चर को भी कहा है उन्होंने, लैंग्वेज को भी कहा है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, ऐसा तो कुछ नहीं कहा भाई वाइगोत्स्की ने। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, ये भी कुछ नहीं कहा है। स्व निर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है, स्व निर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इज द लोवेस्ट स्टेज ऑफ द स्कैफोल्ड। देखिए ये जो शब्द यूज करते हैं ना, ये आपको बहकाने के लिए करते हैं, आपको लगेगा वो स्कैफोल्डिंग है ना, सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच है तो यही ठीक होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि भाई कल्चर और लैंग्वेज क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसमें, डेवलपमेंट में। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड ऑब्लिकोर कंट्रोल फिनोमिना आर द गोल्स ऑफ। व्याख्या, अनुमान और या अथवा नियंत्रण प्राकल्पना डैश के लक्ष्य हैं। और देखो भाई, व्याख्या करना, प्रिडिक्ट करना, कंट्रोल करना, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत आ जाते हैं, वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं। और यही होगा हमारा आंसर। ट्रेडिशनल में नहीं आएंगी, इंडक्टिव में भी सारी नहीं आती हैं और डिडक्टिव में भी नहीं आती हैं। तो हमारा आंसर क्या है, द साइंटिफिक मेथड। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। ए क्लास 7th स्टूडेंट मेक्स एरर्स इन मैथमेटिक्स एज ए टीचर यू वुड। यस, गणित में त्रुटियां करता है भाई 7वीं का बच्चा, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, प्रोवाइड द स्टूडेंट द करेक्ट आंसर। आप बच्चे को करेक्ट आंसर बताएंगे, फिर बच्चा क्या करेगा, ठीक है, फिर तो उसको आदत हो जाएगी। अलाउ द स्टूडेंट टू यूज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज करने के लिए कहेंगे, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी जी। आस्क द स्टूडेंट टू यूज अल्टरनेटिव मेथड, ये बात सही जा रही है। और रीडू इट टू फाइंड आउट एरर इन हिज ओन, ये बात सही है। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का उपयोग करें, मतलब भाई इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखो, या फिर विकल्प दे देंगे कि भाई ये ठीक होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए दोबारा करें। एक बार भाई फिर से अपने क्वेश्चन को देखो कहाँ पे गलती की है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। 4th भी देख लेते हैं। शो द स्टूडेंट वेयर द एरर्स वर मेड, आप क्यों शो करेंगे, बच्चा खुद ढूंढेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, यही होगा हमारा आंसर, एकदम सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। इमोशनल इंटेलिजेंस में बी एसोसिएटेड विद विच डोमेन ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सेकंड क्वेश्चन आया है MI से। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। यस, देखिए बात है किसकी, इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो इमोशनल भाई देखो नेचुरलिस्टिक के साथ तो नहीं होगी, ठीक है ना, प्राकृतिक बुद्धि के साथ नहीं होगी, विजुअल स्पेशियल के साथ भी नहीं होगी, ठीक है ना, ये तो इंजीनियर्स वगैरह में होती है, उनका इमोशन का क्या मतलब है। एग्जिस्टेंशियल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगी, अस्तित्व परक बुद्धि के साथ भी नहीं होगी, ठीक है जी, कि भाई डेथ के बाद क्या होता है, जन्म से पहले क्या होता है, उससे क्या लेना देना इमोशन का। हाँ, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल के साथ जरूर होगी, क्योंकि यदि हम खुद को जानना चाहते हैं या दूसरों को जानना चाहते हैं तो हमारे अंदर संवेगात्मक बुद्धि होनी जरूरी है, और यू कैन से इमोशनल इंटेलिजेंस होनी आवश्यक है, ठीक है। तो यही होगा हमारा आंसर सही, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following facts has been least discussed in the psychology of emotion? संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इमोशन इज ए सब्जेक्टिव फीलिंग एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इस पे तो ध्यान दिया जाता है, ये तो मेन चीज है, ठीक है जी। व्यक्तिपरक भावना है, वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, ये बात तो सही है। संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, ये ज्यादा सही बात कर रहे हैं, इसके ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना, कि भाई एक भीड़ का, एक ग्रुप का भी अपना एक इमोशन होता है, ठीक है। देखते हैं आगे। संवेग, उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है, इसके ऊपर तो ध्यान दिया ही जाता है भाई,
ठीक है ना, उत्तेजना और संज्ञान से रिलेटेड होते हैं। संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। अगेन कोग्निटिव की बात आ गई है, इस पे भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन बहुत कम ध्यान दिया जाता है इसके ऊपर। ठीक है, और इसके ऊपर ध्यान कौन देता है? जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई देश का भी अपना एक मूड होता है, ठीक है ना, उनका भी अपना एक इमोशन होता है। जो आपके सामने भीड़ खड़ी है उसका अपना एक इमोशन है। इमोशन मे नॉट ओनली अक्कर विद इन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बट ऑल्सो विद इन द एंटायर क्लास, पूरी क्लास का भी अपना एक मूड हो सकता है। यही होगा हमारा आंसर, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम सोचा जाता है। ठीक है, लीस्ट डिस्कस्ड। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। राजेश इज स्ट्रगलिंग टू सोल्व ए प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीटली, पूरी तरीके से भाई वो स्ट्रगल कर रहा है। द इनर फोर्स कंपेलिंग हिम टू सर्च फॉर ए वे टू सोल्व इट कंप्लीटली इज नोन एज। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, अंदर से लगा पड़ा है बस। ठीक है, उसका आंतरिक बल जो उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, कुछ तो पावर है ना जो उसको कंपेल कर रही है कि भाई तू ये कर, तुझे ये करना पड़ेगा, किसके रूप में जाना जाता है? और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये होगा प्रेरक, और यू कैन से मोटिव, और इसी से बना है हमारा क्या? मोटिवेशन। ठीक है जी, इसी से हमारा शब्द क्या बना? मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिव से ही मोटिवेशन मिलता है हमें, तो यही होगा हमारा आंसर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following is properly sequenced in the context of motivation cycle? Again a question from motivation cycle की अगर हम बात करें, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? देखिए मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, जो मोटिवेशन होती है वो स्टार्ट कहां से होती है? वो होती है नीड से, आवश्यकता से। अगर आपको एक चीज की आवश्यकता ही नहीं तो क्या आपको काम करेंगे? एग्जैक्टली नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात आएगी नीड। अब देखिए नीड स्टार्टिंग इसमें है और इसमें है। अब जो बाकी जो आएंगे भाई, नीड के बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आएगा या ड्राइव आएगा, ये देखने के लिए हम चलते हैं एक स्लाइड के ऊपर, और ये है हमारी स्लाइड। यस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले क्या है? नीड, आवश्यकता। उसके बाद क्या आ जाएगा? ड्राइव। आफ्टर दैट अराउजल, उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, उसके बाद अचीवमेंट, एंड लास्ट में रिडक्शन ऑफ अराउजल। और उसके बाद में फिर क्या? कोई दूसरी नीड्स शुरू हो जाती है भाई। ठीक है ना, जैसे कि मैं कहूँ कि सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट, जैसे ही आपका सीटेट क्लियर होगा आपका, और यू कैन से आपको अचीवमेंट मिलेगी, तुरंत आपके अराउजल में रिडक्शन आ जाएगा, आपका जो उत्तेजना है उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन फिर से आपको लगेगा कि ओ माय गॉड नाउ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर D+P, है ना, एक और नई नीड जाग जाएगी। तो ये एक चक्कर है, ये चलता रहता है भाई। ठीक है, एक खत्म होती है जरूरत, अगली चल पड़ती है, लेकिन स्टार्टिंग होती है हमेशा नीड से। अब देख लेते हैं भाई, नीड के बाद में जिसमें ड्राइव है वही हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए, एंड यस आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। देख लेते हैं भाई, सबसे पहले नीड, आफ्टर दैट ड्राइव, उसके बाद अराउजल, देन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, हम उसके लिए काम करते हैं, अचीवमेंट मिलती है, रिडक्शन ऑफ अराउजल आता है, और फिर से एक नई नीड शुरू हो जाती है। ओके, तो ये होगा हमारा आंसर, बिल्कुल सही। ओके, चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30th। Which of the following is a process in the social observational learning theory of Bandura? बेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ठीक है, देखिए इसके लिए हमें जानने की आवश्यकता है बेंड्यूरा के स्टेप्स को, सोशल लर्निंग के स्टेप्स को, और ये भी हम एक स्लाइड से ही समझेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं स्लाइड को। यस, हियर इट इज। ये क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, और इसमें देखिए 4 स्टेप्स दिए गए हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज अटेंशन। सबसे पहले अटेंशन, जब हमारा अटेंशन जाता है किसी भी स्टिमुलस पर, जहां पर हमें कुछ किसी को फॉलो करना होता है। देखिए बेंडूरा ने बात किसकी की है? मॉडल की। ठीक है, मान के चलिए कि आपने किसी मॉडल को देखा, आपने देखा कि इसने बड़ी अच्छी शर्ट पहन रखी है। सबसे पहले उसको देखने के लिए हमारा उसके ऊपर ध्यान जाना जरूरी है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज अटेंशन, हमारा फोकस जाएगा। आफ्टर दैट रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब कि हम उसको याद रखेंगे कि अच्छा इस शर्ट का कलर कुछ ऐसा है ना, इसकी फिटिंग कुछ ऐसी है, तो वो क्या है? रिटेंशन, हम उसको याद रखेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट मोटर रिप्रोडक्शन। मोटर रिप्रोडक्शन हम वैसा ही करके देखेंगे, हम मॉल में जाएंगे और वैसी ही शर्ट एक बार पहन के देखेंगे कि हम पे कैसी लग रही है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा? मोटिवेशन या फीडबैक, रिवॉर्ड जहां से मिलेगा।
रीइंफोर्समेंट जहां से मिलेगा, अगर लोग कह देंगे कि जी बड़ी अच्छी लग रही है तो हम उसको रिपीट करते रहेंगे, और अगर कोई कहेगा कि नहीं यार बकवास लग रहा है, तेरे ऊपर नहीं जच रही है, तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है। लेकिन अब अगर मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो हमारे क्वेश्चन में वर्ड जो आया है वो आया है ये वाला, रिटेंशन। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। यस, हियर इट इज एंड इट इज ऑन द सेकंड पोजीशन। यस, रिटेंशन, और यही होगा हमारा आंसर। आप देखिए ना वहां पे रिफ्लेक्शन था, ना रिपीटिशन था, ना रिकैपिचुलेशन था, वहां पे क्या था, प्रतिधारण या रिटेंशन, और यही होगा हमारा आंसर बिल्कुल सही। तो होपफुली आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद पवित्रा अकेडमी।